हेलो गाइस, आप लोगों का स्वागत है पीडीएफ क्लासेस में, जहां पर हम आपको पॉलिटी की क्लासेस करा रहे हैं और पॉलिटी में आपका क्विक रिवीजन आपका यहां पर कराया जा रहा है। और जैसे कि आज हम लोगों की ये क्लास 3 रहने वाली है, जिसके अंदर मैं आप लोगों को आज कराने वाला हूं राष्ट्रपति के द्वारा वे सभी पद जो अपॉइंट किए जाते हैं या राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाते हैं। ठीक, उन सभी को आज हम चर्चा में लेने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो फटाफट आप वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी करना है लास्ट में। ठीक, और ज़रूर शेयर करना है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको शेयर करना है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम लोगों के चैनल से जुड़ सके और हम लोगों का जो मोटिवेशन है हमें वो मोटिवेशन की तरह दिखाई दे। ठीक है ना, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ तक हमने कल किया था जो आपको दिख भी रहा है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपॉइंट और रिमूव। ठीक, यानी कि राष्ट्रपति किन पदों को चुन सकता है और किन पदों को हटा सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति है वो पीएम को अपॉइंट भी करता है, पीएम को रिमूव भी करता है। ठीक है ना, जो राष्ट्रपति है मैंने लिख दिया कि पीएम को अपॉइंट और रिमूव किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसी वजह से एक क्वेश्चन आता है, पीएम मतलब प्रधानमंत्री। एक क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि प्रधानमंत्री का पद कैसा पद है। ठीक, तो याद रखना प्रधानमंत्री का जो पद है वो अपॉइंट पद है, अपॉइंटेड। ठीक है ना, प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो अपॉइंटेड होता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, आगे संघ सरकार के सभी मंत्री, देखो जितने भी संघ सरकार के मंत्री होते हैं उन्हें भले ही प्रधानमंत्री की सलाह पर चुना जाता है, लेकिन उन सभी को फाइनल जो हस्ताक्षर होते हैं, उस पर जो हस्ताक्षर होते हैं वो प्रेसिडेंट के होते हैं। ठीक है ना, राष्ट्रपति के होते हैं। मैंने लिख दिया एडवाइस ऑफ पीएम, यानी कि प्रधानमंत्री कहेगा भाई इस आदमी को ये पद आपको देना है। ठीक है, लेकिन फाइनल उस पर जो हस्ताक्षर करेगा वो राष्ट्रपति करेगा, और राष्ट्रपति नॉर्मली करता है, राष्ट्रपति इस चीज़ से मना नहीं करता। ठीक है ना, राष्ट्रपति कभी भी इस चीज़ के लिए मना नहीं करता। तो इन्हें जो चुना जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है और हटाया भी किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाता है। अगला पद यहीं पर बनता है गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी कि राज्य का राज्यपाल। राज्य का राज्यपाल, ठीक, यानी कि जो राज्य के राज्यपाल होता है उन सबको भी अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा, और हटाया किसके द्वारा जाता है, किसके द्वारा हटाया जाता है, तो हटाया भी तुम्हारा राष्ट्रपति के द्वारा ही दिया जाता है ना। गवर्नर को चुना भी राष्ट्रपति के द्वारा जाता है और हटाया भी राष्ट्रपति के द्वारा ही जाता है। बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वेश्चन आता है कि किसकी सलाह पर, ये सलाह वाला क्वेश्चन ध्यान रखना कि जो प्रधानमंत्री संघ सरकार के सभी मंत्रियों को चुनता है वो किसकी सलाह पर चुनता है, वो चुनता है प्रधानमंत्री की सलाह पर। और जो राष्ट्रपति जो गवर्नर को चुनता है वो किसकी सलाह पर चुनता है, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्रीय सरकार के आधार पर। केंद्रीय सरकार मतलब जैसे आज फिलहाल में नरेंद्र मोदी है तो उसे कहा जाएगा केंद्रीय सरकार भी उनकी है। ठीक, दूसरी बात, ऐसी बात होती है यूटीज की। यूटीज यानी केंद्र शासित राज्य। ठीक, यूटीज मतलब केंद्र शासित राज्य। मैं लिख देता हूं यहां पर केंद्र शासित राज्य। ठीक है ना, यानी कि वे राज्य होते हैं जिस पर केंद्र का अधिकार होता है। ठीक है, जहां पर प्रशासनिक सारी व्यवस्थाएं कहां पर की जाती है, वो वहां पर की जाती है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। अब देखो, असल में कुछ केंद्र मतलब कुछ क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ केंद्र शासित राज्य ऐसे हैं जहां पर एलटी होता है। एलटी मतलब गवर्नर होता है, गवर्नर के पद के इक्विवेलेंट होता है, उसे बोलते हैं एलटी। लेकिन कुछ क्षेत्रों में एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं और किसी क्षेत्र में उसे चीफ मिनिस्टर बोलते हैं। किसे, ऐसे कौन सा केंद्र शासित राज्य है जिसमें राज्यपाल के पद को चीफ मिनिस्टर यानी कि चीफ कमिश्नर के नाम से जाना जाता है। ठीक, किस राज्य में चीफ कमिश्नर होता है, तो चंडीगढ़ में होता है। एलटी किस में होता है सर, दिल्ली में होता है, पुदुचेरी में होता है, अंडमान निकोबार। और एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि प्रशासनिक अधिकारी, ठीक, दमन दीव एंड नागर हवेली में होता है, दादर नागर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप में। ठीक है, याद रखना आप लोग। ठीक है, कि एलटी किस राज्य में बोलते हैं सर, दिल्ली, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार। एडमिनिस्ट्रेटर किस में बोलते हैं, प्रशासक किस में बोलते हैं, दमन दीव, दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप, क्योंकि अभी इन दोनों को मर्ज कर दिया है ना। चलिए, और चंडीगढ़ में क्या बोलते हैं उसे, सीसी यानी कि चीफ कमिश्नर। आपने सुना भी होगा ना कि दिल्ली के जो सीएम हैं, दिल्ली में जो सीएम हैं, ठीक, वे कहते रहते हैं कि एलजी से हमारी बात हो रही है, एलजी से बात हो रही है। तो एलजी का मतलब क्या है, एलजी का मतलब यहाँ पर है लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, और ये सब चुने किसके द्वारा जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन किसकी एडवाइस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट की। ध्यान रखना, ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए कि सर किसकी एडवाइस पर उन व्यक्तियों को चुना जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल, ठीक, यानी कि महान्यायवादी। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। इसे चुना किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। हटाया किसके द्वारा जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन द एडवाइस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, केंद्रीय सरकार की सलाह पर। इसके बाद आगे बात करते हैं, एक आता है सीएजी, ठीक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। सीईसी चीफ इलेक्शन कमीशन,
और ऑल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये सभी अपॉइंट तो किए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये सभी किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन हटाए किसके द्वारा जाते हैं? रिमूव बाय प्रेसिडेंट एडवाइस ऑफ पार्लियामेंट। ठीक, यानी कि हटाए जाते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, लेकिन किसकी सलाह पर? संसद की सलाह पर। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। सलाह आपको एटलीस्ट याद करनी है, सब सलाहें जो मैंने आपको भी बताई है। ठीक, जैसे कि राज्यपाल के लिए किसकी सलाह ली जाती है? ठीक, और ऐसी राज्यपाल जो केंद्र शासित राज्यों में होते हैं उनके लिए किसकी सलाह ली जाती है? ठीक, महान्यायवादी के लिए किसकी सलाह ली जाती है? CAG, CEC और सभी सुप्रीम कोर्ट हाई जज के हटाने के लिए किसकी सलाह ली जाती है? ठीक, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं। जो UPSC होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक, संघ लोक सेवा आयोग। CIC, जिसे हम सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी केंद्रीय सूचना आयोग भी बोल देते हैं। JPSC, ये कुछ लोगों के लिए नया हो सकता है, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन फुल फॉर्म आती है इसकी। ठीक, CVC सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी केंद्रीय सतर्कता आयोग। NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है ना, इन सबको जो अपॉइंट किया जाता है वो किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, और हटाया किसके द्वारा जाता है? तो बाय प्रेसिडेंट ऑन एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखना, मैंने कहा इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि सर आपको ये याद होना चाहिए कि कब किसकी सलाह पर किस पद को हम नियुक्त कर रहे हैं और कब किसकी सलाह पर हम किस पद को हटा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय संस्थाओं का गठन। ठीक, राष्ट्रपति की एक शक्ति ये भी थी ना कि केंद्रीय संस्थाओं का गठन भी तो करता था। तो देखते हैं कौन कौन सी केंद्रीय संस्थाओं का ये गठन करता है। ठीक, जैसे इसके द्वारा फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है, SC कमीशन, ST कमीशन, OBC कमीशन, लैंग्वेज कमीशन, माइनॉरिटी कमीशन, अल्पसंख्यक आयोग, इन सब का गठन किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक, फॉर्मेशन बाय प्रेसिडेंट बाय प्रेसिडेंट। ठीक, और इनके जो चेयरमैन हैं, इन सब के जो चेयरमैन हैं उन सबको अपॉइंट भी और रिमूव भी किया जाता है किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है ना, ये आपको याद होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी संस्थाएं एक बार वो देख लेते हैं। फाइनेंशियल कमीशन, सुप्रीम SC कमीशन, ST कमीशन, ठीक, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स बोलते हैं इसे। ठीक, तो OBC कमीशन, लैंग्वेज कमीशन यानी कि भाषा कमीशन, और माइनॉरिटी कमीशन यानी कि अल्पसंख्यक आयोग। ठीक, इन सब को जो गठन किया जाता है, इन सभी संस्थाओं का जो गठन किया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और इन सभी के चेयरमैन और मेंबर का गठन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ गवर्नर। ठीक, ऐसी मैं बात करता हूँ। ठीक, एग्जीक्यूटिव पावर यानी कार्यपालिका की शक्ति किसकी? गवर्नर की। तो सेम है जैसे जैसे राष्ट्रपति की थी, तो फटाफट एक बार नजर मान लेते हैं इसमें। ठीक, अपॉइंट और रिमूव किसे किसे करता है? सेम जैसे वहां पर प्रधानमंत्री को करता था, यहाँ पर वही पद स्टेट लेवल पर आ जाएंगे। ठीक, जो पद वहां पर राष्ट्रपति के लिए केंद्रीय पद पर थे, तो अब वही पद किस पर आ जाएंगे? स्टेट लेवल पर आ जाएंगे। जैसे CM को चुनता भी है, CM को हटा भी सकता है। ठीक, बाय गवर्नर। ऑल मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंटेड और रिमूव बाय गवर्नर एडवाइस ऑफ CM। ठीक, सेम वही है जो वहां पर PM CM जितने भी स्टेट में इक्विवेलेंट है, सेम इक्विवेलेंट पावर वहां पर मूव कर रही है। ठीक है, जैसे वहां पर होता था अटॉर्नी जनरल, यहां पर होता है एडवोकेट जनरल, जिसे हम महाधिवक्ता बोलते हैं, महाधिवक्ता। ठीक, अपॉइंट भी किया जाता है, रिमूव भी किया जाता है बाय गवर्नर एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, SPSC, ठीक, यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, वहाँ पर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन था, यहाँ पर स्टेट है, तो सेम वही पावर है। ठीक है ना, वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो यहाँ पर गवर्नर होता है, जो वहाँ पर प्रधानमंत्री होता है वह यहाँ पर CM होता है। ठीक है ना, चलिए, रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना बस, इन्हें हटाया जाता है किसकी सलाह पर? सुप्रीम कोर्ट की। ठीक, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है यहाँ पर। चलिए, क्योंकि बहुत सी बार हमें लगता है कि हाई कोर्ट की सलाह ले रहा होगा, नहीं, ये सलाह लेता है किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। क्लियर है इतनी बात? चलिए आगे। फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्यपाल राज्य में कौन कौन सी गठन करता है, तो सेम वही जो केंद्र में था सेम वही राज्य में करेगा, बट किस स्तर पर? राज्य स्तर पर। जैसे राज्य वित्त आयोग हो गया, राज्य अनुसूचित जाति आयोग हो गया, स्टेट ST कमीशन हो गया, स्टेट OBC कमीशन हो गया, स्टेट माइनॉरिटी कमीशन हो गया, स्टेट लैंग्वेज कमीशन हो गया। ठीक, इन सब का कमीशन को जो बनाता है वो कौन बनाता है? गवर्नर बनाता है ऑन द एडवाइस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, अब देखते हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल की विधायक शक्तियां, क्योंकि दोनों की सेम है, लगभग दोनों की सेम है, तो इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेके चलूंगा। तो इसके पास कौन कौन सी विधायक शक्तियां हैं ये देख लेते हैं। ठीक, इसके पास सदस्य की मनोनीत करने की सदस्य है। ठीक, सदनों में मनोनीत सदस्य की शक्ति होती है, जिसे हम एंग्लो भारतीय के नाम से जानते हैं, याद है?
किस नाम से जानते हैं? एंग्लो भारतीय के नाम से जानते हैं। संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट यही प्राप्त करता है। सत्र की विधायिक शक्ति इसके पास है, सत्र बुलाने की, ठीक। बिल विधेयक पास करने की वीटो शक्ति है इसके पास है, और अध्यादेश, ये सभी याद कर लेना। ये राष्ट्रपति कौन सी शक्तियां हैं? विधायी शक्तियां। पूछ लेता है वो, बताइए निम्न में से कौन सी विधायी शक्तियां हैं, तो इन चार में से कोई एक ऑप्शन दे देगा और इन चार के आधार पर आपको क्या करना होगा? आंसर को टिक करना होगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले ये सदनों में मनोनीत सदस्य मतलब क्या है? मैं सारी एक एक शक्ति आपको बताऊंगा लाइन से, बेफिक्र रहना, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं सदनों में मनोनीत शक्ति, सदनों में मनोनीत सदनों में मनोनीत सदस्य, ठीक है। चलिए सदनों में मनोनीत सदस्य, तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति की, तो हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पर। तो सेंट्रल में दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और ये क्या कहा जाएगा? इसे कहा जाएगा लोकसभा, ठीक। लोकसभा के अंदर दो एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन द आर्टिकल ऑफ 331। याद रखना आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा में 12 मेंबर नॉमिनेटेड किए जाते हैं, ठीक। नॉमिनेटेड का मतलब होता है मनोनीत, ठीक, बाय प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के द्वारा, ऑन द आर्टिकल ऑफ 80, ठीक। अब उसके बाद ये सब इनका मतलब ये सब इनका फील्ड, ये आदमी मनोनीत किस आधार पर किए जा सकते हैं? क्या हम तुम भी किए जा सकते हैं? तो किए जा सकते हैं यदि हमारे पास हम किसी एक निश्चित क्षेत्र से, निश्चित फील्ड से है। फील्ड क्या क्या है? वो होना चाहिए सोशल सर्विस से, वो होना चाहिए साइंस से, या लिटरेचर यानी कि साहित्य, या आर्ट कला से होना चाहिए, ठीक। क्वेश्चन आता है कि राज्य केंद्र के अंदर एंग्लो इंडियन चुने जाने के लिए कितने क्षेत्र को मनोनीत किया, कितने क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं? तो यहां पर जो क्षेत्र है वे 4 है, लेकिन याद रखना राज्य के अंदर जो ये क्षेत्र हैं ये 5 है, ठीक। इस बात को ध्यान रखना, कितने क्षेत्र है? 5। यहां पर क्वेश्चन फंसता है, ठीक है ना। राज्य के अंदर केंद्र के अंदर कितने क्षेत्र बताए गए? 4। कौन कौन से? सोशल सर्विस, साइंस, लिटरेचर और आर्ट, ठीक। जबकि राज्य के अंदर अगर मैं बात करूं राज्य के अंदर, तो राज्य के अंदर ये 4 तो है ही, उसके साथ साथ एक फील्ड और बना दिया जाता है, कोऑपरेटिव यानी कि सहकारिता, ठीक है ना। बाकी सब सेम है। तो कितने हो गए राज्य में? 5 स्तर पर, और केंद्र में 4 स्तर, यानी कि 4 क्षेत्रों के आधार पर वहां पर चुनाव किया जाता है, मतलब मनोनीत किया जाता है, ठीक। राज्य के अंदर देखते हैं, वहां पर 2 सदन होते हैं, एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली जिसे हम बोलते हैं विधानसभा, और अगला होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद, ठीक। तो यानी कि विधानसभा और विधान परिषद के बारे में बात करते हैं, तो होता क्या है? विधानसभा के अंदर, अच्छा लिखे वेद भी थे, हाँ, विधानसभा के अंदर आर्टिकल 333 के तहत एक एंग्लो भारतीय नॉमिनेटेड किया जाता है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा, ठीक। जबकि विधान परिषद में जितने भी ठीक, मतलब जितने भी वहां पर एलसी के अंदर जितने भी सदस्य होंगे, ठीक, एलसी से मेरा मतलब है विधान परिषद से, उसका 1/6 सीट नॉमिनेटेड की जाती है, किसके द्वारा? गवर्नर के द्वारा। क्लियर इतनी बात, ठीक। तो आर्टिकल 333 विधानसभा एक एंग्लो भारतीय, आर्टिकल 171, ठीक है ना। आर्टिकल 171 विधान परिषद 1/6 किसका? विधान परिषद के अंदर कुल सदस्यों की संख्या का। चलिए आगे चलते हैं, ठीक। अब इसके बाद क्या थी? संस्थाओं की रिपोर्ट। देखो यहां पर मैंने कहा क्या, एक एक चीज समझाऊंगा। अब आता है सर संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट। तो सर संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट देखते हैं। एनुअल रिपोर्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किन किन की एनुअल रिपोर्ट ये राष्ट्रपति प्राप्त करता है, ठीक है ना। चलिए, तो यूपीएससी, फाइनेंस कमीशन, एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, यानी कि जिन जिन संगठनों की, जिन जिन संस्थाओं का गठन ये कर रहा था, ठीक, जिन जिन संस्थाओं का गठन ये कर रहा था, सेम उन्हीं की वार्षिक रिपोर्ट भी यही प्राप्त करता है। ये सभी अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करते हैं? राष्ट्रपति को। तो क्वेश्चन आया था एक बार क्या, कि एससी कमीशन, ठीक, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक, अनुसूचित जाति, अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करता है, ठीक। तो ये ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और ये हम लोग एग्जाम के अंदर पकड़ नहीं पाते, ठीक है ना। और यही से हम लोगों क्या होते हैं, क्वेश्चन के आंसर गलत होने शुरू होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये यूपीएससी यानी कि जितनी भी संस्थाओं का गठन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा रहा है, उन सभी की वार्षिक रिपोर्ट भी राष्ट्रपति को ही प्राप्त होगी। एक बार रिपीट कर देता हूं। नंबर 1 पर आता है, देखो नंबर 1 पर आता है यूपीएससी, नंबर 2 पर आता है फाइनेंस कमीशन, फिर आता है एससी कमीशन, एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन, लैंग्वेज कमीशन और माइनॉरिटी कमीशन, ठीक। और इसके बाद राष्ट्रपति के बाद रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट कहां भेजता है राष्ट्रपति? तो याद रखना लोकसभा और राज्यसभा में रख दी जाती है। क्लियर है? पहले राष्ट्रपति के पास आएगी, राष्ट्रपति उन्हें पढ़ेगा और उसके बाद भेज दी जाएगी कहाँ? लोकसभा और राज्यसभा के अंदर। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं। नोट करके एक बात लिखे याद रखना,
राज्यों में वार्षिक रिपोर्ट किसे मिलती है? राज्यपाल को देता है, और राज्यपाल विधानसभा और विधानसभा में रिपोर्ट को रख देता है। जैसे कि मैंने आपको भी बताया है ना कि सर सेम वही बात करनी है, मतलब सेम यहाँ पर क्या बात होगी, यहाँ पर जो बात केंद्र के अंदर राष्ट्रपति के लिए होती है ना, सेम वही बात यहाँ पर राज्य के अंदर राज्यपाल के लिए होगी। जो वहाँ पर राष्ट्रपति है वो यहाँ पर राज्यपाल है, जो वहाँ पर विधानसभा है विधान परिषद है, जो वहाँ पर लोकसभा राज्यसभा है वो यहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद है, सिमिलर है। तो अगर कभी कंफ्यूजन हो तो राष्ट्रपति साहब राज्यपाल को रिलेट करके अपने आंसर को टिक कर सकते हैं। चलिए, तीसरी शक्ति विधायक शक्ति मैंने वहाँ पर लिखवा रखी है, ठीक, सत्र यानी कि सेशन। ये रही तीसरी शक्ति, क्या है जी, वह है सत्र यानी कि सेशन। अब इसके बारे में देखते हैं क्या इससे मतलब, ठीक। चलिए, सत्र के लिए मतलब कोई भी अगर आपको सत्र चलाना है ना, कोई भी आपको यदि सत्र चलाना है तो उसके लिए जितने भी उसके अंदर कुल सदस्य हैं, ठीक, जितने भी उस सदन के अंदर, जिस भी सदन की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा हो सकती है, राज्यसभा हो सकती है, विधानसभा हो सकती है, विधान परिषद हो सकती है, जितने भी उसके अंदर सदस्य हैं उन सदस्यों का 1/10 सदस्य को होना अनिवार्य है। यदि मान लो उस सदन में 1/10 सदस्य पहुंच ही नहीं पा रहे, 1/10 सदस्य वहां पर आए ही नहीं है, ठीक, तो वो फिर सत्र वहां पर चालू नहीं किया जाएगा। 1/10 सदस्य को होना वहां पर जरूरी है, ठीक है ना। और इस स्थिति को बोलते हैं कोरम। क्या बोलते हैं? कोरम। क्वेश्चन आता है कि कोरम से क्या तात्पर्य है, तो याद रखना किसी भी सदन को चलाने के लिए उस सदन के सदस्यों की संख्या का 1/10 सदस्यों का उस सदन में उपस्थित होना ही कोरम कहलाता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? गणपूर्ति बोलते हैं, ठीक। और इसके लिए आर्टिकल क्या बता रखा है? तो सर इसके लिए आर्टिकल आपका 100, ठीक है। आगे इसके बाद सत्र की अगर बात करें तो सत्र 3 तरीके से काम करता है, ठीक। सत्र के बारे में किसके बारे में बात की गई? सत्र 3 तरीके से काम करता है। नंबर एक को कहा जाता है सत्र, एक को कहा जाता है संबोधन, और एक होता है विशेष संबोधन। जैसे कहते हैं ना कि भाई आज संबोधन, राष्ट्रपति संबोधन कर रहा है, ठीक, आज सत्र बुलाया गया, आज विशेष संबोधन है। तो क्वेश्चन ये है जी, सत्र क्या होता है, संबोधन क्या होता है, विशेष संबोधन क्या होता है? तो सबसे पहले इनके आर्टिकल याद रखना। सत्र का जो आर्टिकल होता है वो होता है 85, संबोधन का जो आर्टिकल होता है वो होता है 86, और आर्टिकल 87 किसका होता है? विशेष संबोधन का। इन सब के बारे में मैं अभी आपको बता देता हूँ, ठीक। देखो, सत्र के अंदर अलग से 3 चीजें और होती है, जिसे हम एक तो सत्र नॉर्मल सत्र के नाम से जानते हैं, एक सत्रावसान होता है, एक विघटन होता है। ये तीनों चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन पता है कैसे पूछता है? वो पूछता है कि सर सत्रावसान से अर्थ क्या है बताइए, विघटन से अर्थ क्या है बताइए, सत्र से क्या अर्थ है, ठीक है ना। तो सत्र से मतलब है, जैसे मतलब अलग अलग सत्र होते हैं, जैसे समर सेशन होता है, ठीक। जैसे इसमें 3 तरीके के सत्र होते हैं, ठीक। एक तो होता है समर सेशन, ठीक, समर यानी कि ग्रीष्म सत्र, ग्रीष्म सत्र। अगर भाई मेरे से लिखने में कुछ भूल चूक हो रही हो तो देख लेना, क्योंकि मेरे पे थोड़ा हिंदी में लिखने में थोड़ी दिक्कत है ना। तो ग्रीष्म सत्र, ठीक। और याद रखना क्वेश्चन आता है किस सत्र को बजट सत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ग्रीष्म सत्र को ही बजट सत्र के नाम से भी जाना जाता है। और आपको अगर याद है तो देखो, जो बजट सत्र है वो कब पेश होता है? बजट पेश होता है फरवरी मार्च के दौरान, और उसी दौरान फिर जब, क्योंकि बजट सत्र ग्रीष्म सत्र को कहते हैं, ग्रीष्म सत्र भी कब आएगा? फरवरी मार्च के दौरान ही आता है, ठीक। और कितने टाइम का रहता है? लगभग 2 से 2.5 महीने तक ये चलता है। क्लियर है? उसके बाद अभी मैं केवल आपको सत्र बता रहा हूँ, ध्यान रखना, सत्र के बारे में बता रहा हूँ। ये तीनों किसके पार्ट है? सत्र के भाग है। तो दूसरा जो सत्र आता है उसे बोलते हैं मानसून सत्र, ठीक। 20 से 30 दिन तक ये चलता है, जुलाई और अगस्त के दौरान ही आता है, ठीक। ये समय आपको याद होना चाहिए, बहुत ध्यान रखना कि जो बजट सत्र है वो कितने समय तक चलता है, ठीक। मानसून सत्र कितने दिन तक चलता है और किस माह में ये आता है? मानसून सत्र किस माह में आता है, ठीक। और विंटर सेशन यानी कि विंटर सत्र जो आता है 15 से 25 दिन के लिए आता है, नवंबर दिसंबर में ये आता है, ठीक। नवंबर और दिसंबर के दौरान ये आता है, ठीक है ना, ठीक। तो 15 से 25 दिन का होता है विंटर, सर्दियों वाला, जिसे हम शीत सत्र भी बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? शीत सत्र। और इसे क्या बोलते हैं? इसे मानसून सत्र बोलते हैं हिंदी में भी, ठीक है। तो ये कब से कब तक आता है? नवंबर और दिसंबर के दौरान आता है, और 15 से 25 दिन के लिए रहता है, ठीक। चलिए, सत्र को राष्ट्रपति द्वारा लाया जाता है और राष्ट्रपति द्वारा ही समाप्त किया जाता है। किसकी सलाह पर? केंद्रीय सलाह पर। क्योंकि क्वेश्चन आता है कि कोई भी सत्र किसकी सलाह पर, किसी भी सत्र को कौन बुलाता है? तो सर राष्ट्रपति बुलाता है। मैंने अभी राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां चल रही है, तो राष्ट्रपति के पास ही शक्तियां हैं। सत्र बुलाने की जो शक्तियां है वो राष्ट्रपति के पास ही है, ठीक। लेकिन किसकी सलाह पर बुलाएगा? केंद्रीय सलाह पर, ठीक है। चलिए, इसके बाद मैंने इसके अंदर एक शब्द बोला था, सत्र का हो गया। उसके बाद दूसरा बोला सत्रावसान। क्या होता है? 2 सत्रों के बीच के समय, मतलब 2 सत्रों के बीच के समय को सत्रावसान कहा जाता है। और 2 सत्रों के बीच में जो अधिकतम समय हो सकता है वो 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, ठीक। और एक वर्ष में कम से कम कितने सत्र हो सकते हैं? तो कम से कम 2 सत्र हो सकते हैं एक वर्ष में। जैसे
मान लो एक सत्र आपने पेश कर दिया पहले, अब 6 महीने गैप पे छोड़ दिया, तो अगला सत्र पेश करोगे तो आप एक वर्ष में ठीक, एक वर्ष में अधिकतम कम से कम 2 कर सकते हो, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 3, क्योंकि 3 ही तो सत्र हैं। ठीक, तो कम से कम कितने सत्र आ सकते हैं एक वर्ष में, तो 2 सत्र होने अनिवार्य है, और 2 सत्रों के बीच में कभी भी ये समय 6 माह से अधिक नहीं हो सकता, और 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है उसे ही बोलते हैं क्या, उसे ही बोला जाता है सत्रावसान। क्लियर है इतनी बात? नोट करके कुछ बातें देखते हैं। देखो, राज्यों में आर्टिकल के लिए जितने भी राज्य, देखो जितने भी मैं आपको स्टेट में, जितने भी मैं आपको केंद्र में आर्टिकल बता रहा हूं, ठीक, उन्हें अगर आपको राज्य के अंदर देखना है, ठीक, तो आप उसमें 89 प्लस कर दीजिए। ये ट्रिक है ना, ये ट्रिक आपकी लगभग 70% आर्टिकल में काम आएगी। ठीक, या तो आपको आर्टिकल याद होगा, याद नहीं है अगर केंद्र का आर्टिकल, तो आप 89 लगा देना, मैक्सिमम क्वेश्चनों के आंसर आपके सही जाएंगे। भाई तुक्का लगाने से बढ़िया, रैंडमली तुक्का लगाने से बढ़िया कुछ तर्क लगा के ही तुक्का लगाया जाए, जिससे क्वेश्चन के सही होने के चांस थोड़े अच्छे बन जाए। ठीक है ना? चलिए, जैसे गणपूर्ति 100 पे था तो यहाँ पर 187 पर है। जैसे सत्र 89 जोड़ दो, संबोधन में भी 89 जोड़ दो, और विशेष संबोधन में भी 176 जोड़ दो। ठीक, इसके बाद मैंने उसी सत्र के अंदर आपको एक शब्द लिखवाया था जिसे हम बोलते हैं विघटन। विघटन का मतलब क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है, ठीक है ना, लोकसभा क्या है? एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन उसे बोलते हैं जो एक निश्चित समय के बाद पूरी की पूरी भंग हो जाती है, जबकि राज्यसभा अस्थायी नहीं है, राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक, वो कभी भी एक साथ पूरी भंग नहीं होती। ठीक, उसके 1/3 सदस्य ही जाते हैं, उनका ही चुनाव होता है, 2/3 सदस्य हमेशा बने रहते हैं। ठीक, चलिए, जब पढ़ाऊंगा ना राज्यसभा, उसमें इसके बारे में चर्चा कर लेंगे। ठीक है ना? लोकसभा एक अस्थायी सदन है, इसलिए लोकसभा को पीएम की सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं। ठीक, तो उस भंग करने को ही क्या बोलते हैं? विघटन, यानी कि भंग करना। कहते हैं ना भाई, जैसे मान लो बहुत सी बार किसी की सरकार गिर गई तो ये कह दिया जाता है कि जो है संसद को क्या कर देगा, लोकसभा को क्या कर देगा, भंग कर देगा। मान लो चुनाव आए, चुनाव के दौरान क्या कर दिया जाता है, जब प्रधानमंत्री के चुनाव होते हैं तो संसद को, लोकसभा को क्या कर दिया जाता है? भंग कर दिया जाता है। तो याद रखना, लोकसभा अस्थायी सदन है जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है। ठीक, इसके बाद एक शब्द आता है संबोधन। ठीक है, अगर तीसरे शब्द की बात, मतलब मैंने आपको बताया था ना कि एक तो सत्र होता है, एक संबोधन होता है और एक विशेष संबोधन। तो ये संबोधन क्या है वो देख लेते हैं। सदनों को संदेश भेजना और सदनों को संबोधित करने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, लोक महत्व के मामले पर ध्यान रखना, लोक महत्व के मामले पर ठीक क्या करना, राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियां होती हैं, तो राष्ट्रपति क्या करता है? सदनों में अपना संदेश भेजता है, जो भी उसका संदेश है सदनों को, और उससे संदेश के द्वारा क्या करता है? संबोधित करता है, नॉर्मल संबोधित करता है। ठीक, तो उसे कहता है कि राष्ट्रपति ने अपना क्या किया? संबोधित किया, यानी कि एड्रेस किया। ठीक, लेकिन ये जो संबोधन होता है लोक महत्व के मामलों पर होता है, इस बात को आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद एक शब्द आता है विशेष संबोधन, क्या? स्पेशल एड्रेस। ठीक, वर्ष का जो पहला सत्र होगा, जो भी वर्ष का पहला सत्र, जैसे वर्ष का कोई भी पहला सत्र होता है, और सबसे पहला सत्र कौन सा होता है वर्ष में? सर फरवरी के दौरान आता है। कौन सा? यहाँ पर आता है आपका ग्रीष्म, यानी गर्मियों वाला, और जिसे हम क्या बोलते हैं? बजट। तो ये क्वेश्चन आता है। ठीक, तो किस सत्र में, मतलब किस सत्र के मतलब राष्ट्रपति के संबोधन के बाद कौन सा सत्र प्रारंभ किया जाता है? तो वर्ष का जो भी सबसे पहला सत्र होगा वही राष्ट्रपति के संबोधन के पास प्रारंभ किया जाएगा, और वो सत्र कौन सा है? ग्रीष्म सत्र, और उसे ही हम क्या बोल देते हैं? बजट सत्र। तो याद रखना, बजट सत्र कभी भी राष्ट्रपति के संबोधन के बाद से पहले नहीं शुरू हो सकता। और अगर आप लोगों ने देखा हो, जब भी बजट आता है ना, जब भी बजट पेश किया जाता है तो राष्ट्रपति घोड़ा बग्गी में, ठीक है, आता है, अपनी एक घुड़सवार, अपनी एक पूरी टोली लेकर, ठीक, और वो क्या करने आता है? वो संबोधन करने आता है। फिर उसके अगले दिन से बजट सत्र को प्रारंभ किया जाता है, फिर लोकसभा के अंदर बजट को पेश किया जाता है। ठीक है ना? इस वाली स्थिति को क्या कहा जाता है? इस वाली स्थिति को कहा जाता है विशेष संबोधन। ठीक, वर्ष का पहला सत्र किन स्थितियों में राष्ट्रपति संबोधन करता है तो वो देख लिए। वर्ष का जो पहला सत्र होगा उसमें, और नई सरकार जब भी आएगी, जब भी नई सरकार आएगी और नई सरकार का जो पहला सत्र होगा, ठीक, उसमें राष्ट्रपति अपने विशेष संबोधन के द्वारा उन्हें संबोधित करता है। क्लियर है? दूसरा, अब उसके बाद विधायिक शक्ति में अगली शक्ति देखते हैं, वह है बिल, विधेयक। ठीक, विधेयक के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो पार्लियामेंट यानी कि संसद के अंदर कुछ भाग हैं, ठीक, विधेयक से संबंधित। तो विधेयक से संबंधित कौन सा भाग है सर? 79, और उसका कार्य क्या है? 79, आर्टिकल 79 का कार्य है कानून बनाना। क्या काम है? कानून बनाना। ठीक, जैसे राष्ट्रपति का आर्टिकल देख लो एक बार। राष्ट्रपति का आर्टिकल है 52, लोकसभा का आर्टिकल 81 और राज्यसभा का 80। यहाँ पर कंफ्यूजन कर जाते हैं बहुत से, यहाँ पर उल्टा कर बैठते हैं। ठीक, कि लोकसभा का मान लेते हैं 81 और लोकसभा का लिख देते हैं जल्दीबाजी में 81, और सॉरी, लोकसभा का लिख देते हैं 80 और राज्यसभा का लिख देते हैं 81, जबकि उल्टा है। ठीक, राज्यसभा का सदन पहले सत्र आर्टिकल पहले आता है, लोकसभा का सत्र आर्टिकल बाद में आता है। ठीक, बिल के बारे में बात करते हैं। मैं अब आपको यहाँ पर विधेयक पर रहने वाला हूँ कि कितने प्रकार के विधेयक होते हैं और कौन कौन से विधेयक यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक,
चलिए, विधेयक। विधेयक क्या होता है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए विधेयक क्या होता है। यह किसके द्वारा बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है सर सरकार के द्वारा बनाया जाता है तथा इसे संसद के द्वारा पास किया जाता है। विधेयक क्या है? एक कानून है, ठीक। इसके बाद कानून बना दिया जाता है। मान लो संसद को लगता है सर एक कोई कानून लेके आना चाहिए, ठीक। संसद को लगता है कि कोई किसी बात पर एक कानून लेके आना चाहिए, ठीक। तो जो विधायिका है, विधायिका मैंने लिखवाई थी ना, विधायिका काम क्या है? कानून बनाना। क्या है? कानून बनाना। तो वो क्या करेगा? जो वो कानून बनाएगा, तो जब उसे पेश करेगा तो उसे कहा जाएगा कि विधेयक जो है पेश किया जा रहा है, ठीक। और उसे सरकार के द्वारा ही बनाया जाएगा। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। हालांकि विपक्ष के पास भी है, लेकिन पास हमेशा सरकार का ही होता है, ठीक है ना। तथा इसके बाद क्या कर दिया जाता है? संसद में पास करा दिया जाता है, और फिर अगर संसद में पास हो जाता है तो उसे क्या बना दिया जाता है? कानून बना दिया जाता है, ठीक। चलिए, जो का बिल होता है यानी कि जो विधेयक होते हैं, उनके बनाने के आधार पर भी कितने प्रकार के होते हैं? विधेयक बनाने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? तो विधेयक बनाने के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो सरकारी विधेयक और एक निजी विधेयक, ठीक है भाई। दो तरीके से पेश कर सकता है, या तो सरकार पेश कर सकती है या कोई इंडिविजुअल पर्सन भी पेश कर सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। तो गवर्नमेंट बिल का आपको क्लियर है कि सरकारी विधेयक यानी कौन पेश करेगा? सर सरकार करेगी। लेकिन यहीं पर अगर मैं निजी विधेयक की बात करूं तो निजी विधेयक कौन पेश करता है? सर संसद के एक सदस्य के द्वारा पेश किया जाता है। निजी मतलब प्राइवेट यानी कि अकेला व्यक्ति, ठीक है ना। तो यानी कि जब अकेला व्यक्ति संसद के अंदर कोई बिल लेके आता है तो उसे बोलते हैं निजी विधेयक, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद बिल के प्रकार के आधार पर बिल कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपसे पूछा जाए कि सर बनाने के आधार पर कितने प्रकार के हैं विधेयक? 2, और प्रकृति के आधार पर कितने हैं? तो 4, ठीक। कौन कौन से हैं? साधारण विधेयक आर्टिकल 107, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। ऐसे याद कर लो, आर्टिकल 107, आर्टिकल 110, 10 और 7 17, तो आर्टिकल 117 368, ठीक है ना। तो ये क्रम भी याद रखना है, इसी क्रम में आप याद रखना जिससे आपको आर्टिकल याद रखने में आसानी होगी, ठीक है ना। साधारण विधेयक आर्टिकल 107, धन विधेयक आर्टिकल 110 और वित्त विधेयक आर्टिकल 117, जबकि संविधान संशोधन विधेयक आर्टिकल 368। अब यहाँ पर मेरी बात को ध्यान से समझते चलना। अगर पूछता है कि बिल बनाने के आधार पर कितना है, विधेयक बनाने के आधार पर कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। प्रकृति के आधार पर कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का। क्लियर है इतनी बात? आगे चलते हैं, ठीक। तो बस आज की क्लास यहीं पे रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको विधेयक के बारे में एक एक चीज समझाने वाला हूं। कौन सा विधेयक कब पास किया जाता है, किस स्थिति में कौन सा विधेयक आएगा, किस स्थिति में कौन सा विधेयक, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास करते हैं यहीं पर समाप्त। बट आप लोगों से थोड़ा सा अनुरोध यही है कि आप लोग क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराने का प्रयास करें। आप भी इस चैनल का हिस्सा है, आप एक परिवार है, तो आपका कर्तव्य बनता है कि परिवार को आप बढ़ाने का प्रयास करें, ठीक। तो इस चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लेकर आएँ, ठीक है ना। चलिए, तो लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, कल को संडे को आपके पास कोई वीडियो नहीं आएगी, आपके पास जो वीडियो आएगी मंडे को आएगी, ठीक है ना। चलिए।